नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू निगम और आप देखना शुरू कर चुके हैं सेंटर फॉर सोशल स्टडीज़ की वीडियो, जिसमें हम आपके सभी विषयों से संबंधित व्याख्याएं देते हैं। आज हम इस वीडियो में मौद्रिक जीडीपी, वास्तविक जीडीपी क्या होती है और मौद्रिक जीडीपी से हम वास्तविक जीडीपी कैसे प्राप्त कर सकते हैं, वास्तविक जीडीपी से हम मौद्रिक जीडीपी कैसे प्राप्त कर सकते हैं। एक और कॉन्सेप्ट है जीडीपी अपस्फायक का, जीडीपी डिफ्लेटर का, उसके बारे में पढ़ेंगे। और तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ हम ये जानेंगे कि जीडीपी और कल्याण के बीच में क्या संबंध है। तो मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले मौद्रिक जीडीपी। तो इस बात को आप ध्यान रखिए कि जब भी जीडीपी की गणना होती है तो उसमें प्राइस बहुत मैटर करता है। ठीक बात है कि किस कीमत पे आपने वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन किया है उनकी कीमत क्या है। तो जो कीमत होगी वो उसके दो ही रूप हो सकते हैं। एक तो आज के रूप दिन क्या कीमत होगी, यानी कि इस साल क्या कीमत होगी, जो करंट ईयर आपका चल रहा है, जो आपका फिजिकल ईयर चल रहा है, उसमें वस्तु और सेवाओं की क्या कीमत है। मसलन कि 2020-21 के करंट ईयर में इस पेन की क्या कीमत है, तो आप कहेंगे कि 5 रुपये। या फिर इस पेन की क्या कीमत है, तो आप कहेंगे कि 10 रुपये इसकी कीमत है। लेकिन जरूरी नहीं कि पिछले साल, उससे पिछले साल, आज से 5 साल पहले, आज से 10 साल पहले इस पेन की कीमत भी 10 रुपये ही हो सकता है वो 5 रुपये हो, है ना, कम होगी उससे। तो इसका मतलब कि दो तरह की कीमत हो सकती है। एक तो किसी वस्तु की, जो ये वस्तु जिसका उत्पादन हुआ है, इसकी कीमत चालू वर्ष में कितनी है और इसकी कीमत पिछले वर्ष में कितनी थी। ये जो पिछला वर्ष होता है हम इसे कहते हैं आधार वर्ष। क्या कहते हैं इसे? बेस ईयर, यानी कि आधार वर्ष। तो एक जीडीपी निकलती है आज की कीमतों पे, यानी कि इस साल की कीमतों पे, तो हम उसे कहेंगे चालू वर्ष की कीमत, करंट ईयर की प्राइसेस, यानी कि चालू वर्ष की कीमत। तो एक तो जीडीपी निकलेगी चालू वर्ष की कीमत पर और एक जीडीपी निकलेगी आधार वर्ष की कीमतों पर। तो जो जीडीपी चालू वर्ष की कीमतों पर निकलती है, चालू वर्ष की कीमत पर निकलती है, वो मौद्रिक जीडीपी होती है, नॉमिनल जीडीपी। क्लियर? चालू वर्ष की कीमतों पे निकलने वाली जीडीपी मौद्रिक जीडीपी कहलाएगी। और आधार वर्ष की कीमतों पे निकली जीडीपी, आधार वर्ष मतलब यानी कि पिछला कोई बेस ईयर हम ले लेते हैं, आज से 10 साल पहले का ले सकते हैं, आज से 1 साल पहले का ले सकते हैं, 2010 ले सकते हो, 2015 ले सकते हो। तो ये हर अगले ईयर में कोई बेस ईयर चेंज होता है ना, 5 साल बाद, 10 साल बाद बेस ईयर चेंज कर दिया जाता है। ठीक, जैसे कि अब मान लीजिए 2025 में चले जाएंगे, तो 2025 में तो करंट ईयर होगा वो 2025 होगा, उसके लिए बेस ईयर क्या होगा, हो सकता है 2020 हो। ठीक, तो आज से पहले की कोई वर्ष को हम चुन लेते हैं और वो आधार वर्ष होता है। तो आधार वर्ष की कीमतों पे अगर जीडीपी की गणना होती है तो हम उस जीडीपी को कहते हैं वास्तविक जीडीपी। क्लियर है? कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। तो मौद्रिक जीडीपी क्या होगी? मौद्रिक जीडीपी से अभिप्राय उस जीडीपी से है जिसका आकलन, जिसकी गणना चालू वर्ष की कीमतों के आधार पर किया जाता है। तो चालू वर्ष की कीमत यानी कि इस साल की कीमत। तो कहने का मतलब यह है कि जीडीपी कैसे निकलेगी? मौद्रिक जीडीपी, मौद्रिक जीडीपी। अच्छा, जीडीपी का सबसे आसान फॉर्मूला ये होता है कि क्वांटिटी गुणा कीमत, प्राइस। क्यू क्वांटिटी, पी से प्राइस। तो क्वांटिटी मान लीजिए कि इस साल 20 पेन का प्रोडक्शन हुआ, 20 पेन का प्रोडक्शन हुआ, एक पेन की कीमत कितनी है? 10 रुपये। तो जीडीपी कितनी निकल जाएगी? 200। क्लियर है? 200 जीडीपी निकलेगी। अच्छा, ये मौद्रिक जीडीपी हुई। क्यों हुई मौद्रिक जीडीपी? क्योंकि यहाँ जो हमने पी लिया है वो क्या है? यहाँ जो हमने पी लिया है वो क्या है? वो चालू वर्ष की कीमत है। अच्छा, तो वास्तविक जीडीपी क्या है? वास्तविक जीडीपी वो जीडीपी जो आधार वर्ष की कीमतों पे निकलेगी। तो यानी कि वास्तविक जीडीपी से अभिप्राय उस जीडीपी से है जिसका आकलन आधार वर्ष की कीमतों पे किया जाता है। सिंपल। तो यहां पर मैं वास्तविक जीडीपी कैसे निकाल सकता हूं? वास्तविक जीडीपी कैसे निकाल सकता हूं? तो भाई वही फॉर्मूला तो वही रहेगा ना जीडीपी का, क्यू इंटू पी। यहाँ पे अब क्वांटिटी मान लो, क्योंकि हम जीडीपी तो अभी ही निकाल लें, तो क्वांटिटी हम 20 हुई है हमारी, 20 पेन का प्रोडक्शन हुआ है। लेकिन प्राइस हम लेंगे किसी आधार वर्ष का। आधार वर्ष हम मान लेते हैं 2010 मान लिया हमने। तो यहाँ पर पी जो है वो क्या है? आधार वर्ष की कीमत है, आधार वर्ष की
कीमत। तो मैं मान लेता हूँ आधार वर्ष में कीमत थी, इस पेन की कीमत 2010 में कितनी होगी, 5 रुपये मान लेते हैं। तो अब अगर आप जीडीपी निकालेंगे तो आपकी जीडीपी कितनी निकलेगी, 100 ही निकलेगी सिर्फ। आप देखिए कि डिफरेंस आ जाता है ना, डिफरेंस आ जाता है इसमें। क्यों आ जाता है डिफरेंस भाई, इसलिए क्योंकि कीमत बढ़ गई तो जीडीपी भी बढ़ गई। लेकिन क्या क्वांटिटी बढ़ी, तो क्वांटिटी तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ाई हमने। क्वांटिटी अगर बढ़ती तो यानी कि वास्तविक जीडीपी तब बढ़ सकती है, तब बड़ी नजर आएगी जब क्वांटिटी बढ़े, क्योंकि प्राइस तो फिक्स रहेगा भाई वास्तविक जीडीपी में। तो यहाँ वास्तविक जीडीपी यानी कि रियल जीडीपी, इंग्लिश में इसीलिए इसे कहते हैं रियल जीडीपी, यानी कि जब वास्तविक जीडीपी बढ़ती है तब हम कहते हैं कि हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ा है। क्योंकि इस केस में आपकी जीडीपी तब बढ़ेगी जब आपका क्वांटिटी बढ़ेगा। क्वांटिटी अगर 40 हो जाए तो आपकी जो है 200 हो जाएगी, 40 से 60 हो जाए तो आपकी 300 जीडीपी हो जाएगी। तो वास्तविक जीडीपी एक सही अप्रोच है जीडीपी को देखने का, जीडीपी को समझने का, रियल जीडीपी को एक सही अप्रोच है। अच्छा, तो ये तो हो गया मौद्रिक जीडीपी और वास्तविक जीडीपी में क्या अंतर है। अब एक और फॉर्मूला है मौद्रिक जीडीपी को ज्ञात करने का। मौद्रिक जीडीपी हम एक और फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। मौद्रिक जीडीपी इक्वल टू होता है का जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले देखिए मौद्रिक जीडीपी आप निकालेंगे वास्तविक जीडीपी, वास्तविक जीडीपी इनटू कीमत सूचकांक, कीमत सूचकांक और अपॉन में 100। तो क्या हो गया मौद्रिक जीडीपी का फॉर्मूला, तो क्या हो गया मौद्रिक जीडीपी का फॉर्मूला, वास्तविक जीडीपी इनटू कीमत सूचकांक अपॉन में 100। अब कीमत सूचकांक क्या है, आपको पता है प्राइस इंडेक्स। मैंने जो पहली वीडियो थी है हमारी इकोनॉमिक्स की, जो पहली वीडियो है उसमें मैंने इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करी थी। ये सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो बार बार आपके इकोनॉमिक्स के चैप्टर पढ़ते हुए आएंगे, तो हर वीडियो में तो इसे फिर बताना मुमकिन नहीं है। अच्छा, फिर भी क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, कीमत सूचकांक आपके उस प्राइस को बताता है जो आपको, जिससे पता चल जाए कि इस साल किसी वस्तु की कीमत में कितनी वृद्धि हुई है। याद रखिए इसे इन्फ्लेशन से नहीं बताते, इन्फ्लेशन परसेंटेज में होता है। इन्फ्लेशन परसेंटेज में होगा, जैसे इन्फ्लेशन होगा मान लीजिए 4%, तो कहने का मतलब यह है कि कीमतों में 4% की वृद्धि हुई है। कीमत सूचकांक क्या बताता है भाई, कीमत सूचकांक मान लीजिए है 120, कीमत सूचकांक 120 है, तो इसका मतलब यह है कि पिछले साल जो चीज 100 रुपए की थी वो बढ़कर 120 की हो गई है। अगर कीमत सूचकांक आया है 130, तो इसका मतलब है कि जो चीज पहले 100 रुपए की थी वो इस साल बढ़कर कितनी हो गई है, 130 की। तो यानी कि ये जो वृद्धि दिखाता है, यानी कि 100 में जितना प्लस हो जाएगा, 100 में कितना ज्यादा है, 30, तो कहने का मतलब है कि 30% बढ़ गया है कीमत। अब मान लीजिए कोई चीज हो, कीमत सूचकांक दिखा रहा है 210, कीमत सूचकांक दिखा रहा है 210, यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो चीज पहले 100 रुपए की थी वो इस साल कितने की हो गई है, 210 की हो गई है। यानी कि इसमें कितने की वृद्धि हुई, 110 रुपए की वृद्धि हो गई है। कितने परसेंटेज की वृद्धि हुई है, तो 110% की वृद्धि हुई है। तो इस तरह से आप इसे बताएं, कीमत सूचकांक बताता, ठीक है। तो कीमत सूचकांक अपॉन में 100, तो मौद्रिक जीडीपी निकालने का फॉर्मूला है वास्तविक जीडीपी गुणा कीमत सूचकांक अपॉन में 100। तो अब मान लीजिए आपको दे रखा है वास्तविक जीडीपी, आपको दी हुई है, वास्तविक जीडीपी आपको दे रखा है 800, कीमत सूचकांक आपको दिया है, कीमत सूचकांक आपको दिया है 120। अब आपको कहेगा कि भाई मौद्रिक जीडीपी निकालो, तो मौद्रिक जीडीपी निकालना बहुत आसान है, वास्तविक जीडीपी गुणा कीमत सूचकांक अपॉन में आप क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। तो ये आपका निकल जाएगा लगभग 5, और ये आपका हो जाएगा आपका 160, तो 160 हो जाएगा। तो 160 गुणा 100, 160 गुणा 6, लगभग आपका आ जाएगा कितना, 960। तो इस तरह से आपकी क्या आ गई, मौद्रिक जीडीपी कितना निकल गया, 960। तो आप जानते हैं कि जो वास्तविक जीडीपी होती है, वास्तविक जीडीपी कितनी आई थी आपकी, 800, और मौद्रिक जीडीपी कितनी निकली,
906। तो इस तरह से इस तरह से आपको ये भी पता चलता है कि कीमत सूचकांक क्या दिखा रहा है, 120, यानी कि 20% की वृद्धि हुई है। तो 800 से 960 हो गया है। तो कहने का मतलब क्या है कि 800 से 960 हो जाने का मतलब क्या है यहाँ पे कि 20% की वृद्धि हुई है कीमतों में, यही मतलब है ना इसका। तो यानी 800 का 20% कितना होगा, 160, और आप देख रहे हैं कितने की वृद्धि हुई है, 160 की ही वृद्धि हुई है। तो 800 का 160 होता है 20%। तो कीमत सूचकांक मैंने आपको पहले बताया था, इसका मतलब क्या है कि जो चीज पहले 100 की थी वो अब बढ़कर 20 की हो गई, यानी कि 20% की वृद्धि हुई है। अच्छा, इसी तरह से आप वास्तविक जीडीपी भी निकाल सकते हैं। अब बहुत आसान है। अब भाई वास्तविक जीडीपी यहाँ देखिए, यहाँ है वास्तविक जीडीपी। अब आपको मौद्रिक जीडीपी निकालनी है, तो वास्तविक जीडीपी इधर है, वास्तविक जीडीपी इस तरफ है। अब कीमत सूचकांक को इधर लेके, यहाँ इंटू हो रहा है कीमत सूचकांक, है ना, मल्टीप्लाई कर रहा है, तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, वो यहाँ पर जाके डिवाइड करेगा, यानी कि मध्य वास्तविक जीडीपी कैसे होगी, मौद्रिक जीडीपी, ठीक है। अब कीमत सूचकांक इस तरफ चला जाएगा, तो यानी कि डिवाइड में चला जाएगा कीमत सूचकांक, तो यहाँ पे हम डिवाइड में डालेंगे क्या, कीमत सूचकांक, और यहाँ पे 100 डिवाइड में था, तो इस तरफ चले जाने के बाद क्या हो जाएगा, वो इंटू करेगा, तो यहाँ पे हम इंटू लिख देंगे। क्लियर है, बहुत आसान। अब मान लीजिए मौद्रिक जीडीपी आपको दे रखी है, या इसी नंबर से हम निकाल लेते, हमने मौद्रिक जीडीपी कितना निकाला, 960, तो 960 यहाँ लिखो। कीमत सूचकांक कितना था आपका, 120, 100 इंटू, आराम से निकल जाएगा आपका, तो आगे 2 और ये हो जाएगा आपका कितना, लगभग 1 और 6 0, तो 160 गुणा 5 हो जाएगा आपका कितना, 800। तो आप देखिए वास्तविक जीडीपी आपकी कितनी निकली, 800। तो यहाँ भी वास्तविक जीडीपी कितनी मानी थी हमने, 800 ही मानी थी। तो इसका मतलब ये है कि ये हम बड़ा आसान, अच्छा ये 3 नंबर में आपका आता है। मान लीजिए आपको 2 कंपोनेंट आपको दे रखे होंगे और तीसरा आपको निकालने के लिए देगा, 3 नंबर में ये आता है। एक इसमें ही महत्वपूर्ण होता है जीडीपी अस्थायक। जीडीपी अस्थायक को ही कीमत सूचकांक कहते हैं भाई, कीमत सूचकांक भी कहते हैं, दोनों एक है, जीडीपी डिफ्लेटर, कीमत सूचकांक, जीडीपी अवस्थायक, कीमत सूचकांक, दोनों एक ही मायने होते हैं इसके। अच्छा, तो यानी कि आपको कीमत सूचकांक निकालना है। अब भाई आपको जैसा हमने इसी सेम फॉर्मूले से ये निकाल लिया, तो कीमत सूचकांक भी आराम से निकाल लेंगे। कीमत सूचकांक कैसे निकालेंगे भाई, यहाँ पे कीमत सूचकांक है आपका, यहाँ पे आपका वास्तविक जीडीपी इंटू हो रहा था, तो अगर मैं इस वास्तविक जीडीपी को इस तरफ लेकर जाऊं, इस तरफ लेकर आऊं, तो ये यहाँ पे इंटू हो रहा था, मल्टीप्लाई कर रहा है, तो यहाँ पे जाने के बाद क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, जीडीपी अवस्थायक में पहले मौद्रिक जीडीपी ऊपर आएगी मेरी, मौद्रिक जीडीपी ऊपर आएगी मेरी, फिर इसको मैं वास्तविक जीडीपी को इस तरफ लेके जाऊंगा, मौद्रिक जीडीपी के पास लेके जाऊंगा, तो ये इंटू कर जाएगा, यानी कि यहाँ पे नीचे क्या आएगा, ये नीचे आएगा मेरा वास्तविक जीडीपी, यानी कि जीडीपी अस्थायक, ऊपर मौद्रिक जीडीपी, नीचे वास्तविक जीडीपी, जैसे इस यहां से हम नीचे लेके गए, तो वास्तविक जीडीपी। अच्छा, और इंटू क्या कर देंगे हम इसमें, 100, सिंपल, मौद्रिक जीडीपी अपॉन में वास्तविक जीडीपी और इंटू 100। अब ये आराम से निकाल लेंगे। मौद्रिक जीडीपी हमारी कितनी निकली थी भाई, मौद्रिक जीडीपी निकली थी हमारी 960। अच्छा, वास्तविक जीडीपी हमारी कितनी निकली थी, 800 इंटू 100। निकालो, अब करो, 4, यहाँ जगह 4, ये आपका हो जाएगा 8, ये आपका 0, 1 में 1 2 0, ठीक है। तो आपका 260 आ गया कीमत सूचकांक। और हम यहाँ पे हमने मान के चला था क्योंकि इसी नंबर से हमें निकालना, तो सबको सेम ही आएगा। हमारा कीमत सूचकांक कितना था, 120, यहाँ पे कीमत सूचकांक कितना था, 120, तो यहाँ भी 120 ही आएगा भाई, क्योंकि नंबर वही है। तो इस तरह से आप ये सॉल्व कर सकते हैं मौद्रिक जीडीपी और वास्तविक जीडीपी और जीडीपी अस्थायक में। और अब आपका आखिरी टॉपिक बचा है क्या, जीडीपी और
कल्याण। जीडीपी और कल्याण का मतलब देखिए क्या, जीडीपी और कल्याण में संबंध ये है कि जब हम कहते हैं कि भाई हमारे देश की जीडीपी बढ़ रही है तो नेता क्यों चिल्लाते रहते हैं, इसका मतलब ये है कि लोगों को भी उसका भला हुआ होगा। भाई जीडीपी बढ़ी, 1 लाख करोड़ रुपए जीडीपी बढ़ गई, यानी कि जीडीपी में 1 लाख करोड़ रुपए बढ़ गए, तो जाहिर सी बात है वो कुछ लोगों ने कमाए होंगे, और उन्होंने कमाए होंगे तो जाहिर सी बात है उनका कल्याण हुआ होगा। लेकिन कल्याण का मतलब सिर्फ ये नहीं है इनकम से ही, यहाँ पे कल्याण का मतलब ये है कि क्या एक आम आदमी, एक आम नागरिक एक अच्छा जीवन जी पा रहा है या नहीं, क्या जीडीपी बढ़ने से उसको कोई लाभ हो रहा है या नहीं, क्या उसकी शिक्षा में वृद्धि हो रही है या नहीं, क्या उसके स्वास्थ्य सेवाएं उसको मिल रही है या नहीं। तो इन सब चीजों को हम कल्याण में जोड़ते हैं, यहाँ तक कि साफ हवा, साफ पानी को भी हम कल्याण में जोड़ते हैं। तो क्या जब हम कल्याण में साफ हवा को, साफ पानी को जोड़ेंगे तो क्या ये जरूरी नहीं है कि हम जीडीपी में भी उसको देख सकें। आप कैसे बताएंगे जीडीपी में, बताइए। अब देखिए नेपाल जो है, अच्छा भूटान जो है, वो अपनी जीडीपी को कैसे बताता है, वो उत्पादन के द्वारा नहीं बताता बल्कि ग्रीनरी के द्वारा बताता है कि हरियाली कितनी है। जितनी ज्यादा हरियाली होगी उतनी ज्यादा हैप्पीनेस होगी उनके कंट्री में, और वो कहते हैं हमारे यहाँ के जब लोग खुश हैं तो जीडीपी भी बढ़ रही है। तो अपने विकास को वो हैप्पीनेस से बताता है, लेकिन आप अपने विकास को जीडीपी से बता रहे हैं। तो क्या जीडीपी और कल्याण में कोई संबंध है या नहीं, इस बात को ढूंढना बहुत जरूरी है। तो जीडीपी और कल्याण में अगर आप संबंध खोजने की कोशिश करेंगे तो हम कहते हैं कि वास्तविक जीडीपी को कल्याण का सूचक माना जा सकता है, परंतु इसकी कुछ सीमाएं हैं। मैंने आपको पहले बताया वास्तविक जीडीपी बढ़ेगी, इसका मतलब है कि क्वांटिटी बढ़ रही है, क्योंकि वास्तविक जीडीपी में प्राइस तो फिक्स रहती है। तो क्वांटिटी बढ़ेगी तब वास्तविक जीडीपी बढ़ेगी, और क्वांटिटी बढ़ने का मतलब है कि उत्पादन बढ़ रहा है। उत्पादन बढ़ने का मतलब है कि लोगों को रोजगार मिलेगा, और रोजगार मिलेगा तो उनको पैसा मिलेगा और उनका कल्याण बढ़ेगा। लेकिन इसमें भी बहुत ज्यादा सीमाएं हैं। क्यों है सीमाएं? अब सीमाएं हैं 4। कैसे? ये पहला है आय का वितरण। तो इस टॉपिक को आप पढ़ते हैं जीडीपी और कल्याण की सीमा, लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी एंड वेलफेयर। तो पहले है आय का वितरण। अब देखिए मैं क्यों कह रहा हूं कि आप जीडीपी को एक कल्याण का अच्छा सूचक नहीं मान सकते, इसकी कुछ सीमाएं हैं। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए आपकी जीडीपी बढ़ रही है, हमने मान लिया कि हमारी जीडीपी बढ़ रही है, बहुत बढ़ रही है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने वाली है, लेकिन अगर आपके जीडीपी में, आपके देश में असमानता है, आय का वितरण समान नहीं है, यानी कि कहने का मतलब है बहुत कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर हैं और काफी लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा गरीब हैं। तो होता क्या है कि जब जीडीपी बढ़ती है तो उसमें जितना भी इनकम जनरेट होता है, जितना भी आय बढ़ती है, वो सब कहाँ चली जाती है? उस अमीर लोग के, अमीर आदमी के पास चली जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे वितरण जो है आय का वो ठीक नहीं है। तो इससे फायदा किसको होगा? केवल कुछ लोगों को, बाकी जनता तो गरीब है, उनके पास तो पैसा नहीं पहुंचेगा। तो इसका मतलब क्या है कि कल्याण में वृद्धि नहीं होगी। तो हम इस अगर हमारे देश में आय का वितरण असमान है और जीडीपी में वृद्धि होए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कल्याण में वृद्धि नहीं होगी। तो मैंने क्या लिखा है? मैंने लिखा है यदि आय का असमान वितरण होता है तो जीडीपी में वृद्धि से कल्याण में वृद्धि नहीं होगी। क्यों नहीं होगी वो आपने भी समझा। अच्छा, दूसरा है जीडीपी की रचना। जीडीपी की रचना का मतलब है कि आपकी जीडीपी में प्रोडक्शन किस चीज का हो रहा है भाई, आप किस चीज का उत्पादन कर रहे हैं। तो अगर आप उत्पादन करते हैं, मान लीजिए ऐसी जैसे चावल है, गेहूं है, सस्ते दामों के अनाज हैं, तो अगर आप इन चीज का उत्पादन करते हैं तो जाहिर सी बात है लोगों का कल्याण बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। अगर आप पैसा खर्च कर रहे हैं जीडीपी में, मान लीजिए शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, तो जाहिर सी बात है लोगों का कल्याण बढ़ेगा। लेकिन अगर आप अपनी जीडीपी में उत्पादन कर रहे हैं हथियारों का, गोले बारूद का, बड़ी बड़ी लग्जरी कार का, चश्मों का, घड़ियों का, तो क्या इन सब चीजों से कल्याण बढ़ता है? तो कुछ अर्थशास्त्री जो कल्याणकारी अर्थशास्त्र के विचारक हैं वो ये कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होता कि आप हथियारों का प्रोडक्शन कर रहे हैं उससे भी जीडीपी बढ़ती है, लेकिन क्या हथियारों के प्रोडक्शन करने से लोगों का कल्याण बढ़ता है? नहीं बढ़ता। तो इसीलिए क्या लिखा है, यदि अर्थव्यवस्था में सुरक्षा वस्तुओं का उत्पादन बढ़ने से जीडीपी बढ़ती है तो कल्याण में वृद्धि नहीं होगी। ठीक। तीसरा है गैर मौद्रिक विनिमय, नॉन मॉनिटरी एक्सचेंज। नॉन मॉनिटरी एक्सचेंज का मतलब बार्टर सिस्टम, कि आपको आइसक्रीम लेनी है, गांव में आपको आइसक्रीम लेनी है, आपने गेहूं दे दिया, आपको आइसक्रीम मिल गई, उसने गेहूं ले लिया। इसे कहते हैं नॉन मॉनिटरी, बिना पैसे के लेन देन के जो कर लेते हैं हम, वस्तु से वस्तु विनिमय कर लेते हैं, है ना, बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली। तो इसमें होता क्या है कि अब देखिए, अब वहां भी तो आय का आदान प्रदान हुआ, भले ही पैसे के रूप में नहीं हुआ, लेकिन वो जो उस गेहूं है वो भी तो उसका आय है।
क्या वहाँ अगर यही चीज जब पैसे के लेन देन में होती तो जरूर जीडीपी में काउंट होता, क्योंकि मॉनेटरी एक्सचेंज हुआ है तो जीडीपी में काउंट होता। लेकिन गैर मौद्रिक विनिमय को हम जीडीपी में काउंट करते ही नहीं है, क्योंकि पता ही नहीं चलता कितना गैर मौद्रिक विनिमय हुआ है, अनुमान भी नहीं हम लगा सकते। तो इसलिए हम इन सब चीजों को काउंट नहीं करते। लेकिन उस बच्चे को जब आइसक्रीम मिली तो उसके कल्याण में वृद्धि हुई होगी, बिल्कुल हुई होगी। उस आदमी ने जो इस आइसक्रीम के बदले गेहूं लिया तो उसके कल्याण में वृद्धि हुई होगी, हाँ वृद्धि हुई होगी। लेकिन आपने इस वृद्धि कल्याण को, इस ये जो कल्याण हुआ है यहाँ पे लोगों का, इसे आपने जीडीपी में काउंट ही नहीं कर पाए। क्या इस तरह के कल्याण को जीडीपी में काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि जीडीपी कल्याण को बताने लायक नहीं है। जो कल्याण हो रहा है उसे भी वो काउंट नहीं कर सकता, जैसे कि गैर मौद्रिक विनिमय को। गैर मौद्रिक विनिमय का मतलब ये नहीं है कि अगर गैर मौद्रिक विनिमय हो रहा है तो अर्थव्यवस्था है ही नहीं वहां पर। भाई आज से 500 साल पहले तो बहुत ज्यादातर गैर मौद्रिक विनिमय ही होता था, और गैर मौद्रिक विनिमय को हम जीडीपी में काउंट नहीं करेंगे तो उस समय की जीडीपी क्या जीरो होगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो यानी कि गैर मौद्रिक विनिमय से भी कल्याण में वृद्धि होती है, लेकिन हम गैर मौद्रिक विनिमय को जीडीपी में काउंट कर ही नहीं पाते। तो इससे क्या होता है कि गांव में अभी भी गैर मौद्रिक विनिमय होता है, इससे कल्याण का कम अनुमान लगाया जाता है। यानी कि जितना गांव में कल्याण हुआ होगा हम उसका अनुमान ही नहीं लगा पाते, कम अनुमान लगाते हैं, क्योंकि गैर मौद्रिक विनिमय वाले जो आदान प्रदान होते हैं उसे हम जोड़ते ही नहीं है। चौथा है बाह्यताएं, यानी कि एक्सटर्नलिटीज। ये इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसी क्रियाएं जो किसी बाहरी प्रभाव से आपको या तो कल्याण में वृद्धि कर दे या तो आपके कल्याण में कमी कर दे, लेकिन जीडीपी में वो शो नहीं हो पाएगा। कैसे नहीं हो पाएगा? देखिए, दो होता है, एक होता है सकारात्मक बाह्यताएं, एक होती है नकारात्मक बाह्यताएं। सकारात्मक पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज और नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज का मतलब ये है जिसमें आपकी कल्याण में वृद्धि हो जाए बिना किसी पैसे दिए। जैसे कि आपके पड़ोसी ने बहुत अच्छे फूल पौधे लगा रखे हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे लगा रखे हैं, तो उसकी साफ हवा आपको भी मिलेगी। साफ हवा आपको मिलेगी तो यानी कि आपके कल्याण में वृद्धि होगी। लेकिन क्या आपने इसके लिए कोई पैसा दिया, कोई पेमेंट दिए? अगर आपने पेमेंट देते तो वो जरूर है कि जीडीपी में काउंट होता है ना। डॉक्टर के पास आप जाते हैं, आप पैसे देते हैं, आपका कल्याण होता है, वो जीडीपी में काउंट भी हुआ है, चलो ठीक है मान लिया। लेकिन क्या पेड़ पौधे से जो आपको ऑक्सीजन मिल रहा है, उस पड़ोसी के पेड़ पौधे से, उसकी वजह से आपने क्या कोई पेमेंट तो दी नहीं, लेकिन आपके कल्याण में वृद्धि हुई। तो इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज को, सकारात्मक बाह्यताओं को जीडीपी काउंट नहीं कर पाता। उससे मिलने वाली कल्याण को जीडीपी काउंट ही नहीं कर पाता, है ना, उसकी गणना नहीं कर पाता। तो इसका मतलब कि जीडीपी बता ही नहीं पाता कि कल्याण कितना हो रहा है। अगर हमारा ज्यादा हो रहा है तो भी जीडीपी नहीं बता पाता कि ज्यादा हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नलिटी जो पॉजिटिव आई है उसे भी वो काउंट नहीं कर पा रहा। और दूसरा है नकारात्मक बाह्यताएं, ऐसी क्रियाएं, ऐसी बाहरी क्रियाएं जिसकी वजह से आपके कल्याण में कमी हो जाए। मान लीजिए आपका एक दूसरा पड़ोसी है, वो तार जला देता है, तांबा निकालने के लिए तार जला देता है। तार जलाता है तो धुआं बहुत होता है, पोल्यूशन फैलता है, आप बीमार हो जाते हैं। तो ये आपके कल्याण में कमी हुई, लेकिन उस कल्याण में जो कमी हुई उस प्रदूषण फैलाने के ऊपर उसके कोई ऊपर जुर्माना तो लगा नहीं, तो वो जीडीपी में काउंट भी नहीं हो पाता। तो यानी कि कल्याण में वृद्धि हो या कमी हो, जीडीपी उसे काउंट पूरी तरह से नहीं कर पाता है। इसीलिए हम कह रहे हैं इसे क्या, सीमाएं हैं। जीडीपी कल्याण को शो नहीं कर पाती क्योंकि उसकी कुछ सीमाएं हैं। क्या सीमाएं हैं? ये 4 सीमाएं हैं। आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और 12वीं क्लास के छात्रों तक शेयर करें। आगे आने वाले पार्ट्स में हम अगले 3 पार्ट में उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि, यानी कि आउटपुट मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम का एस्टिमेशन, राष्ट्रीय आय की गणना करना सीखेंगे। धन्यवाद।